हाँ कल दोनों के बाद भी तो चल रहा था। बता दिया एंड्रॉइड वाला। कौन? हाँ अब देखो हमें सर्च बार बनाना था। ये देखो मेजेंटो सर्च बार है। अब हमारे थीम में सर्च बार कहाँ है? तो हेडर के अंदर ही सर्च बार बना था हमारा। देखो ये सर्च बार है हमारा। फिर फॉर्म के नीचे हम अपना कोड पेस्ट करते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं अपने को। कंट्रोल एफ का वो नहीं होता फंक्शन, कंट्रोल एफ का काम होता है। फाइंड आपको पहले से उस क्लास का और कुछ तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। सर्च बार है और कीवर्ड उसका सर्च करके मिल जाएगा ना। अब देखना ये एक्शन दिया हुआ है, इसमें सीधा ये एक्शन कॉपी करना है और यहाँ पर इस सेक्शन में रिप्लेस कर देना, ठीक है। बाकी देखना मेथड गेट है। अब देखना ये एक्शन जो हमने अभी पेस्ट किया एक्शन में, ये कैटलॉग सर्च हेल्पर इसको चाहिए। तो देखो ये वेरिएबल बना हुआ है कैटलॉग सर्च हेल्पर, कॉपी करो और हमारे डिव के ऊपर PHP स्टार्ट करो, यहाँ पेस्ट कर दो और PHP क्लोज कर दो, ठीक है। उसको मिल जाएगा वो। अब हमारा फॉर्म आईडी जो होगा ये आईडी सर्च मीन फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी सर्च है, आईडी सर्च है, ठीक है। पर नेम क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखो ये नेम उठाओ, ठीक है, कॉपी करो और इस नेम की जगह इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इनपुट टाइप सबमिट बना हुआ है, हाँ मिन लेंथ और मैक्स लेंथ भी है ना। तो देखो अब कैटलॉग नेम बनाया, वैल्यू नहीं है उसमें, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर मैक्स लेंथ कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम मैक्स लेंथ, ये देखो ऑलरेडी मैक्स लेंथ है ना वहाँ। मैक्स लेंथ कॉपी करते हैं और देखो यहाँ पर भी हमारा मैक्स लेंथ था, ठीक है। मैक्स लेंथ डाल दिया। अब हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट है और वहाँ पर भी इनपुट टाइप सबमिट है, सर्च है, सब चीज़ ठीक है। अब हमारा ये डायनेमिक बन चुका, सेव कर दो। कहीं एक्स्ट्रा ये ब्रैकेट लगाना, वो नीचे लास्ट का क्लोज में से करना है। हाँ ये 70 नंबर सर वही भी कैसे अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोडक्ट 1 नाम से बना हुआ है ना। देखो सर्च हमारा सर्च होता है कि नहीं उसको। आ गया तो सर्च अब काम कर रहा है, ठीक है। और अगर कुछ भी सर्च करोगे और वो एडजस्ट नहीं कर रहा होगा तो नॉट फाउंड एरर देगा। इसमें ऐड टू कार्ट ऐसे क्यों है? डिज़ाइन इसका ऐसे है, डिज़ाइन करना पड़ेगा ना इसका, CSS लगाना पड़ता है। देखो दिया ना, यू हैव योर सर्च रिजल्ट्स नो रिजल्ट्स, ठीक है।
आपने सर्च किया है फॉर जो नहीं है, देख रहे हो ना। तो अब सर्च बार बन चुका। अब मेनू को डायनेमिक बनाना है। मेनू भी किसके अंदर है, हेडर के अंदर। सर्च बार के नीचे हमारे पास ये देखो मेनू है ना। तो ये जो मेन्यू है ये हमारा कब आता है देखना। एक ये मेन्यू है और एक ये मेन्यू है। नीचे करते हैं तो न्यू अराइवल्स आना चाहिए। वन करते हैं यहाँ तक डिफरेंस दिखेगा कौन सा हमारा नॉर्मल मेन्यू है और कौन सा। तो देखो जब ये स्क्रॉल करते हैं जो टॉप में मेन्यू आ रहा है उसका कोड ही है, ठीक है। तो अब इसको डायनेमिक में करते हैं कन्वर्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक के लिए है, यहाँ तक, ठीक है। इसका कोडिंग हमें डायनेमिक करना होगा। ये जो है डायनेमिक में आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू डिस्प्ले यहाँ हम अपना PHP का कोड पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मिडिल वाला कोड है। अब क्या क्या चेंजेस करना होगा और वो देखना होगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। आईडी क्या है, नैव है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर ईच लूप तक तो कॉपी करना पड़ेगा हमें, ये कॉपी करते हैं और आईडी नैव के नीचे उसको पेस्ट करते हैं। ये देखो आईडी नैव के अंदर इसको पेस्ट किया। उसके बाद होम है, मतलब एल आई के अंदर जो नेस्टेड यूएल है, देखो उसका कोई क्लास है। एल आई के अंदर हमारे पास एक बना हुआ है ए, ठीक है। तो उसका क्लास लेवल 0 ब्रांड, जो ब्रांड आ रहा था पहले क्या, ब्रांड। तो हमारे पास इनका नॉर्मल अगर हमारे पास आता है तो एल ऐसा होगा।
पहला, ठीक है। उसमें क्लास आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारा कैटेगरी नेम कैसा आना चाहिए, एंकर टैग में है ना उसमें। एंकर टैग में हमारे पास कुछ इस टाइप का है, इस पूरे सेंटेंस को कॉपी करते हैं और नीचे ले जाकर उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पेस्ट करते हैं उसको और देखो कॉपी करते हैं। यहाँ पर उस नेम चाहिए ना उसका, देखो इस कैटेगरी का नेम आ जाएगा यहाँ। फिर अब चाइल्ड कैटेगरी चाहिए तो अब इसको हटा देते हैं। अब चाइल्ड कैटेगरी की बात करते हैं। पेरेंट कैटेगरी में कभी भी क्लिक इवेंट नहीं जनरेट होना है, ठीक है, तो हैश लगा हुआ है उसका, ठीक है। अब देखना चाइल्ड कैटेगरी पे आते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर है चाइल्ड कैटेगरी तो अब नेस्टेड एलआई का क्या कोड होगा, देखते हैं नेस्टेड एलआई का क्या वैल्यू है। तो देखो नेस्टेड से पहले हमारे पास एक्टिव आना चाहिए, ये है हमारा वीडियो। ये सारा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एलआई का कॉपी किया था ना हमने, एलआई के अंदर ऐसा करके पहले इसको कमेंट में डाल देते, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक था ये नहीं है, इसको कट कर लेते हैं, सेव करते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पहले मेरे ख्याल से कोई कैटेगरी नहीं बना हुआ था, है ना। बेस्ट सेलर्स बना हुआ था, देखो बेस्ट सेलर्स बना रहा है, ठीक है, एक कैटेगरी। और CSS अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस तरीके से दिखेगा ये, देखते हैं। इसके अंदर जो एलआई होगा नेस्टेड एलआई में कोई क्लास है क्या, एलआई के अंदर टिक बनेगा, टिक कर दिया।
और थोड़ा क्लास वगैरह देख लेना कौन कौन सा क्लास इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। ये कम्प्लीटली डायनेमिक बन चुका। जो CSS का क्लास है किसी LI के अंदर हमें डालना होगा उसके अकॉर्डिंग मैच करके, ठीक है। तो ये कोड को हम हटा देते हैं जो स्टैटिक था और डायनेमिक का भी रहने देते हैं। मतलब अब देखो कि डैशबोर्ड में अगर हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो वो ऐड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। स्टैटिक कोड यहाँ पेस्ट कर देते हैं जो वहाँ से कट किया था। बेस्ट सेलर सूचना किस पर आ रहा है? मुझे लग रहा है बेस्ट सेलर्स वन वैसे छुटा हुआ है क्या? मेन्यू वन सेल बनाया था तो मेन्यू वन अब आएगा, ठीक है, ठीक है। अब नेस्टेड जो बनाओगे मेन्यू वन का, तो मेन्यू वन का नेस्टेड बनाते हैं। ठीक है, मेन्यू वन का वन आ गया और लिंक भी आ, देखो मेन्यू वन -1.html, ठीक है। पैरेंट मेन्यू में लिंक नहीं आ रहा है, ठीक है, पैरेंट मेन्यू क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे, अगर इसमें कोई प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट लिस्ट अप होता है, ठीक है। तो जैसे अभी आपने किसमें किया था, view.html में कोडिंग किया था, जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन होता है, तो वो कौन सा होता है, view.html। उसी तरीके से सेम कोडिंग करोगे किसके लिए, जैसे जब हम इस पे जाते हैं ना, इस पे अभी तो कैटेगरी है, इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसा तो नहीं कि इस कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट होगा, तो उसके लिए अब list.html होता है, समझ में आया। तो जैसे view.html का कोडिंग किया वैसे list.html का कोडिंग करना है, ठीक है। अब रहा बात, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अब जो ओपन होता है ये कौन सा होता है, list.html,
ठीक है। अभी नो प्रोडक्ट्स है। अगर उसमें अगर हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, सपोज करो इसमें कैटेगरी प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं, रीसेट फिल्टर करते हैं, एक प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर, एक ही प्रोडक्ट डला हुआ है ना, इसको ऐड कर देते हैं और सेव कैटेगरी करते हैं तो हमारा वो प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर भी दिखेगा। देखो मेन्यू 1 के अंदर हमने ऐड किया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ एक प्रोडक्ट आ जाएगा वही वाला, आ गया। अब ये जो होता है ये list.html फाइल होता है, ठीक है। अब इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे के सारे प्रोडक्ट लिस्ट अप होते हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का लेआउट आपके पास है, ये देखो ये वाला, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीपल। अब इसको किसके अंदर कोड करना है, सिर्फ list.html में। इसका कोड उठाओगे आपके पास मैजेंटो के अंदर, ऐप के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, फ्रंट-एंड के अंदर, यहाँ जो आपका नेम स्पेस है, थीम, टेम्पलेट के अंदर, पेज के अंदर, कैटलॉग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा आपको list.html। अब जाके आपको इसके अंदर कोड करना है, ठीक है। और देखना, अब जिस पे क्लिक करते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोडक्ट लाता है ना पूरा, तो देखो पूरा प्रोडक्ट लाने के लिए सिर्फ आपको ये वाला कोड रखना होगा, समझ में आया। तो जितने भी प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी में बिलोंग करते थे उसको अपने आप लाने के लिए $get loaded प्रोडक्ट कलेक्शन, सेम जिस कैटेगरी पे यूज़र क्लिक करेगा उस कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास आ गया, समझ में आया। अब ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया तो अब आपको पता है कि इसमें से डेटा कैसे फेच करना है, ठीक है। अब इसके पास तो एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें view.html में ये क्या करता था, देखो सबसे टॉप पे जाओ, हमारे पास इसमें भी तो कोड था ना, गेट प्रोडक्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट पेज है भाई, ये तो एक ही प्रोडक्ट आएगा ना, तो यहाँ फॉर ईच लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, list.html में ये प्रोडक्ट कलेक्शंस ला रहा है, समझ में आया। तो वो फॉर ईच लूप लगेगा, मतलब इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, उसके बाद आप इटरेटर लगा के आप किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे वो भी बता चुके हैं फॉर ईच लूप में, कि हम हर प्रोडक्ट का नेम देखना चाहते हैं तो कैसे आएगा। तो उसी तरीके से आपके पास क्या होगा, कौन सा डिफ फॉर ईच लूप के अंदर आएगा, ये वाला, और तो कोई नहीं आएगा ना, यही उस कैटेगरी के पूरे जो इमेजेस होंगे वो आ रहा है इस तरीके से। और अपने आप जैसे 4 का इसमें लेआउट बना हुआ है, 5th आएगा तो अपने आप नीचे आएगा, प्रोडक्ट अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। सिर्फ आप इस स्टेज पे नहीं बना सकते हो, तो ये चीज़ है फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर नहीं बनेगा आपसे, तो ये फिल्टर अभी छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप फिल्टर बनाने लगोगे, ठीक है। इसके लिए काफ़ी मतलब मैजेंटो के कोर फाइल्स में जाके चेंजेस करना पड़ता है। ये पेड प्लगइन्स होता है, अगर फिल्टर्स आपको लगाने होते हैं, इसको लेयर्ड मास्किंग बोला जाता है फिल्टर, मैजेंटो में डिफ़ॉल्ट में नहीं होता ये, ठीक है। तो आप ये तो कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमारा इमेज आता है वो स्टैटिक ब्लॉक को आप कॉल कर लोगे, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक कॉल करने बता चुके हैं कि किस तरीके से स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। हाँ पेड़ लगे हुए हैं, कौन, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है अभी फिलहाल आपको जो दिए हैं, ठीक है। तो अब तो आपके पास शॉपिंग कार्ट हो गया, ठीक है। ये पेजिनेशन लगाने के लिए आपको मतलब डेटाबेस में बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पेजिनेशन नॉर्मली वर्क नहीं करता, ठीक है। जैसे फिल्टर्स होते हैं, पेजिनेशन भी फिल्टर का ही काम करता है। सॉर्ट बाई प्राइस, सॉर्ट बाई रेटिंग्स, ये सब चीज़ें होते हैं, सॉर्ट बाई न्यूअर अराइवल, सॉर्ट बाई ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये सब भी फिल्टर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो अब आप सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाना सीख गए हैं, कैटेगरी पेज बनाना सीख गए हैं और होम पेज डिज़ाइन करना सीख गए हैं, ठीक है। बाकी कभी भी मैजेंटो में आपको पहले बता दे रहे हैं, लॉगिन पेज को कभी कस्टमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। लॉगिन पेज अगर कस्टमाइज़ किया, क्योंकि मैजेंटो में सेशन जो जिस तरीके से आप 4 PHP में हैंडल करते थे उस तरीके से सेशन मैजेंटो में हैंडल नहीं किया जाता, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको सेशन रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ चाहिए तो अगर देखना है कि सेशन किस तरीके से मैजेंटो हैंडल करता है तो इसमें दिए भी है सेशन हैंडलिंग इन मैजेंटो। देखिए, अगर
सेट वैल्यू इन सेशन, अगर वैल्यू में सेशन अगर सेट करना है, मतलब कुछ भी नया वेरिएबल इंसर्ट करना है, तो मेज गेट सिंगलटन कोर सेशन गेट डेटा सेट डेटा सिटी आईडी सपोज करो ऑलरेडी बना हुआ था, तो उसको हमने अपने सिटी आईडी से कर दिया चेंज रिप्लेस, जो भी यहाँ पर आप डालोगे। गेट वैल्यू फ्रॉम सेशन, जो सेशन से वैल्यू लेना है, सेम चीज़ गेट कोर सेशन गेट डेटा सिटी आईडी, समझ में आया? तो ये था सेट डेटा और ये था क्या, गेट डेटा, किस तरीके से डेटा फेच करते हैं। और सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो अनसेट डेटा सिटी आईडी, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्रंट एंड में सेशन किस तरीके से होता है, एक कोर सेशन होता है, एक कस्टमर सेशन होता है, एक चेकआउट सेशन होता है, ठीक है, और एक एडमिन एचटीएमएल सेशन होता है, ठीक है। ये चार तरह का सेशन ऑलरेडी आपके मेजेंटो में होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेशन है। एडमिन एचटीएमएल सेशन मतलब जब डैशबोर्ड की बात हो रही होती है, ठीक है। कोर सेशन मतलब नॉर्मल जो एक डेवलपर यूज़ करता है, ठीक है। कस्टमर सेशन मतलब जब कस्टमर लॉगिन हो जाता है हमारे मेजेंटो के साइट्स में, तब उसके बाद जो सेशन मेंटेन होता है वो कस्टमर सेशन होता है। चेकआउट मतलब जब पेमेंट गेटवे वगैरह पे जाता है तब उस समय हमारा सेशन नहीं चलता, वो पेमेंट गेटवे का सेशन चलता है, ठीक है, तो वो हमारा चेकआउट सेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिर्फ कौन से सेशन का यूज़ करना होता है, कोर सेशन का। तो कोर सेशन में देखिए कि नॉर्मल हमारा होता नहीं, जैसा आपने सेशन पढ़ा था। कहाँ यू कैन यूज ठीक है। उसी तरीके से सपोज करो कभी कोई कार्ट में से हमें, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट फॉर अ गिवन प्रोडक्ट आईडी। अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी है और वो आपके कार्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुका, शॉपिंग कार्ट में दिखा रहा था ना कितना आइटम है, तो उसमें से अगर हमें डिलीट करना होता है तो कैसे डिलीट करते हैं सर? तो देखो कार्ट हेल्पर आइटम्स गेट आइटम्स, पूरे के आइटम्स लिया, आइटम्स मैच कराते हैं जिसका प्रोडक्ट आईडी हमारे प्रोडक्ट आईडी जो होगा हमारे पास होगा ऑलरेडी, तो उस प्रोडक्ट आईडी को रिमूव कर देगा। गेट आइटम लिया, देखो गेट हेल्पर कार्ट से रिमूव आइटम जिसका आईडी है और सेव कर देता है वापस, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे कोडिंग्स है जो आपको अभी यूटिलाइज नहीं करने मिलेगा। प्रोडक्ट डिस्प्ले कोड, प्लेस ऑर्डर बटन नॉट वर्किंग सॉल्व इन मेजेंटो। प्लेस ऑर्डर का पहले जो बटन था ना वो वर्क नहीं करता था पुराने वर्जन में, तो उसका सॉल्यूशन है ये, अब तो काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मेजेंटो सर्च बार का कोडिंग है। गेट कार्ट सिंगल आइटम प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। कार्ट का आइटम अगर हमें लेना है और टैक्स भी इंक्लूडेड होगा तो किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ ऑलरेडी लिखा है, कभी यूज़ करना होगा तो आप इसको यूज़ करोगे कोड में, और ये सारा कोडिंग समझ जाएगा, या तो लिस्ट में जाएगा तो या तो व्यू में जाएगा और कहीं जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो कोडिंग होता है इस टाइप का वो सिंगल प्रोडक्ट पेज पे ही तो होता है ना, क्योंकि वहीं तो हमारा प्रोडक्ट प्राइस दिखाना होता है, जो वहाँ प्राइस दिखाएंगे वही हमारा कहाँ जाएगा, कार्ट पे, ठीक है। और जैसे अब एक कैटेगरी है हमारे पास, अभी हम क्या कर रहे थे, पूरे कैटेगरीज पे डील कर रहे थे। अब एक सिंगल कैटेगरी, अगर क्लाइंट बोलता है कि हमारे होम पेज पे ना सिर्फ एक कैटेगरी का प्रोडक्ट पूरा आना चाहिए, एक ही कैटेगरी का, सपोज करो मोबाइल एक कैटेगरी उसने बनाया है, तो मोबाइल कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स अपडेट होंगे ना, चाहे डिलीट होंगे या मॉडिफाई किए जाएंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स होम पेज पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है गेट ऑल प्रोडक्ट्स अंडर ए कैटेगरी इन मेजेंटो। तो देखो ये हमारा उस कैटेगरी का आईडी होता है, जैसे रूट कैटेगरी का आईडी 2 था, जो नेस्टेड कैटेगरी बनाया उसका आईडी मेजेंटो जनरेट करता चला जाता है ना। देखो जैसे इसका आईडी 4 है, ठीक है। अब इस कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट्स होंगे सिर्फ उसी को दिखाने बोला क्लाइंट होम पेज पे, तो कैसे डिस्प्ले करोगे? तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कैटेगरी आईडी है तो कैसे उस कैटेगरी का पूरा प्रोडक्ट फेच करेंगे। तो देखो हमारे पास कैटेगरी आईडी हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब देखो मेज डॉट गेट मॉडल कैटलॉग कैटेगरी लोड कैटेगरी आईडी, जैसे हम प्रोडक्ट आईडी लोड कराते तो उस तरीके से अब कैटेगरी आईडी लोड करा रहे हैं। कैटेगरी आईडी लोड कराने के बाद हमारे पास क्या होता है, कैटेगरी आ गया, ठीक है। क्यों कैटेगरी लिया? क्योंकि इसके अंदर हो सकता है नेस्टेड कैटेगरीज भी होंगे, एक कैटेगरी के अंदर हो सकता है ना, कि सपोज करो वो था हमारा रिबॉक का भाई, तो टी शर्ट भी आता है, शूज़ भी आता है, तो सोचो उसने पेरेंट कैटेगरी की ही बात कर ली। मोबाइल की बात करते तो LG भी आता है, सैमसंग भी आता है, तो मोबाइल बोला है तो सिर्फ तो एक कैटेगरी की बात नहीं करना, हो सकता है उसका नेस्टेड कैटेगरीज भी हो। तो देखो
अब ये हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स देखो, ऐड कैटेगरी फिल्टर, जो कैटेगरी हमने पास किया उसके पूरे के पूरे नेस्टेड प्रोडक्ट्स, मतलब नेस्टेड कैटेगरी का भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाकर जो भी प्रोडक्ट का यूआरएल चाहिए तो प्रोडक्ट का यूआरएल आ गया, प्रोडक्ट का नेम लाना है, प्रोडक्ट का नेम आ गया, ईमेल लाना है, ईमेल आ गया, प्राइस, जो भी अब नॉर्मल जैसे वर्क करते थे। तो मल्टीपल प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट हमने ले लिया। ठीक है, देखो एक एक करके इसमें प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होगा। अब आपको जिस तरीके से आपका लेआउट होगा उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर का एस्टीमेट चेंज हो जाएगा, ये वाला लाइन फॉर ईच के अंदर। तो एक कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले करना है तो ये कोड होगा। उसके बाद इस पर गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कैटेगरी इन मैजेंटो। तो देखो वो पहले वाला कोड जो था, ये वाला क्या था, किसी एक कैटेगरी के ऊपर डील करना। अब क्लाइंट बोलता है कि भाई हमें मोबाइल का भी चाहिए और शूज़ का भी चाहिए, 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी का प्रोडक्ट बोलता है मिक्सअप होकर, मतलब उसके पास 25 कैटेगरी है सपोज करो, लेकिन कि कोई 3 या 4 कैटेगरी का बोलता है कि प्रोडक्ट मिक्स होकर हमारे होम पेज में दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंबाइंड करेंगे 3-4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को, तभी तो देखो यहाँ पर कैटेगरी आईडीज एरे में डाल दिया, वो कैटेगरी का आईडी 2, 3, 4, 8 जितना भी बोलता है। ठीक है, लाने के बाद सिंपल से कलेक्शंस हमारे पास आ गया। ये कलेक्शंस हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ज्वाइन वगैरह लगा हुआ है, देखो ज्वाइन फील्ड्स वगैरह, और हमारे पास एक कलेक्शंस आ गया। ये कलेक्शंस आ गया, इसके बाद फॉर ईच लूप लगाइए आप, जैसे प्रीवियस कोड में फॉर ईच लूप लगाता था, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स आने के बाद आप फॉर ईच लूप लगा के निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो जितने भी कैटेगरीज का आप डाले होंगे उसमें आईडी, उस सारी कैटेगरी से प्रोडक्ट उठा लेगा। ठीक है, गेट टोटल आइटम एंड टोटल प्राइस इन शॉपिंग कार्ट, ये तो कर चुके थे ना, दिखाता था माउस ओवर पे। फिर हाउ टू इंसर्ट एंड फेच डेटा फ्रॉम आवर ओन क्रिएटेड टेबल, ये करेंगे। हाउ टू कॉल स्टैटिक ब्लॉक इन मैजेंटो, कैसे कॉल किया जाता है स्टैटिक ब्लॉक को। देखो इन PHTML फाइल में अगर कॉल करना है तो देखो यहाँ पर हमारा ब्लॉक का आईडी हो जाएगा। जैसे हम स्टैटिक ब्लॉक बनाते थे तो एक नेम होता था ब्लॉक का, नीचे आइडेंटिफायर होता था ना, वो आइडेंटिफायर का नेम लिख दोगे, बाकी अपने आप वहाँ से कॉल कर लेगा। अभी हम क्या करते थे कि स्टैटिक ब्लॉक बनाते थे और उसको हम होम पेज के कंटेंट के अंदर विजेट के थ्रू वहाँ कॉल कराते थे ना। तो अब हमें विजेट के थ्रू कॉल कराने का मतलब होता है फिर होम पेज का कंटेंट को हमें कॉल करना पड़ता था, और कंटेंट कॉल करते थे तो डिमेरिट क्या होता था कि कंटेंट के अंदर जितना हमने वहाँ कॉल किया था वो सीक्वेंस में आ जाता था। अब सपोज करो एक स्टैटिक ब्लॉक हमारा कॉल कराना है स्लाइडर के लिए और एक फुटर में भी कॉल कराना है, फुटर के लिए भी हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बना रखा है, तो कंटेंट तो नहीं कॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि कंटेंट में फुटर तो आएगा नहीं, तो उसके लिए ये कोडिंग है। ठीक है, कि आप ये कोड जहाँ पेस्ट कर दोगे और आपका जो ब्लॉक का आईडी होगा वो ब्लॉक का आईडी आप यहाँ पर लगा दोगे तो अपने आप को कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टैटिक ब्लॉक CMS पेजेस के अंदर कैसे कॉल करेंगे। सपोज करो आपने कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया, ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस पेज में आप गूगल मैप डाले हो, तो गूगल मैप के लिए आपने एक स्टैटिक ब्लॉक बना लिया। अब कहीं ना कहीं वो जो डैशबोर्ड से आपने पेज बनाया वहाँ तो कॉल करोगे। ये कोड तो ये जो कोड था ये सब कोड किसके लिए था, PHTML फाइल के लिए, और ये CMS के पेजेस के अंदर अगर हमें कॉल करना है तो इस टाइप का सिंटेक्स यूज़ करना होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपका ब्लॉक आईडी जो यहाँ पर डालते थे ब्लॉक आईडी, वही ब्लॉक आईडी यहाँ पर आएगा, तो वो हमारे CMS के होम पेज मतलब कोई भी पेजेस के अंदर कॉल कर लेंगे डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट। हाउ टू डिस्प्ले ऐड टू कार्ट लिंक इन प्रोडक्ट इन मैजेंटो, ऐड टू कार्ट का लिंक कैसे डालना है। तो देखो आपके पास प्रोडक्ट आईडी आ गया, अब देखो वो प्रोडक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट को लोड करा लिया, और देखो गेट ऐड टू URL, तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, URL किसके लिए, ऐड टू कार्ट के लिए। तो जो भी चीज़ आप चाहते हो, आपने ऐड टू कार्ट बटन बनाया है उस पर यूज़र क्लिक करे और वो अपने आप कार्ट में ऐड हो जाए, तो HREF में कौन सा डालोगे, $_URL ई को करा के, तो अपने आप उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट लिंक ला देगा। ठीक है, हाउ टू डिस्प्ले ऑल कैटेगरी इन मेनू बार, ये हो चुका मेनू बार के लिए। ठीक है, कैटेगरीज ये है। हाउ टू डिस्प्ले बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन मैजेंटो, हमें दिखाना है, क्लाइंट बोला कि हमारा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसको दिखाना है, तो ये है। ठीक है, कंप्लीट आप जेंड नहीं जानते हैं इसलिए फिल्टर्स में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरीज इसमें अलग तरीके से चलती है। अब ये था कैटेगरीज मतलब पैरेंट कैटेगरीज, ये था हाउ टू डिस्प्ले कैटेगरीज एंड इट्स नेस्टेड कैटेगरीज इन नेविगेशन बार, ये सिर्फ पैरेंट कैटेगरी को लाएगा और ये नेस्टेड कैटेगरी को भी लाएगा। ठीक है, हाउ टू डिस्प्ले फीचर्ड प्रोडक्ट,
ठीक है। फीचर्ड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे सपोज करो कुछ ऑफर निकाला तो वो हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। कि भाई ये 2 कलर्स में भी निकल रहा है, जैसे दिवाली ऑफर में निकलेगा, होली में निकलेगा, ये सब अलग अलग फेस्टिवल में वो ऑफर निकालते हैं, वो हमारा हो जाता है फीचर। लेटेस्ट प्रोडक्ट इन मैजेंटो, अगर कोई बोलता है कि हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो देखो ये प्रोडक्ट कलेक्शन आ गया हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट ये सेट पेज कितने दे रहा, मतलब 1 से 5। क्लाइंट अगर बोलता है हमें फर्स्ट से लेकर 10 लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो देखो 1,5 लगा, मतलब पहला से स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट 5 प्रोडक्ट्स लेटेस्ट जो भी ऐड किया गया होगा। ये कैटेगरी मैटर नहीं करता है। आप सपोज करो एक मोबाइल डाला आपने LG का, दूसरा टी-शर्ट डाला रिबॉक का और एडिडास का शूज़ डाला, तो ये तीनों भी लेटेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना। आपने सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में डाला होगा अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में भी, लेकिन ये लेटेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन ला देगा। जो भी आप डेट वाइज डाले होंगे वो अपने आप डेट वाइज फिक्स करके ला देगा, ठीक है। लेटेस्ट जो भी होगा। हाउ टू डिस्प्ले मोस्ट व्यूड प्रोडक्ट इन मैजेंटो, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट व्यू किया जा रहा है वो अगर डिस्प्ले करना है तो हमारे पास ये कोड है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आ गया, हर जगह यही देखना, प्रोडक्ट्स आ गया उसके बाद तो आपको पता ही है कि किस तरीके से काम करना है। फॉर स्टूप लगाते नीचे का कोड लिखना नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट्स आ गया बस आपका काम हो जाता है। हाउ टू डिस्प्ले पैरेंट कैटेगरीज एज अ मेनू इन मैजेंटो, ये सेम कोड है। ये इसमें सिर्फ पैरेंट कैटेगरी का ही सिर्फ लिखा हुआ है कि किस तरीके से सिर्फ पैरेंट कैटेगरी को दिखाना है, और ये एडवांस पैरेंट कैटेगरी का है, ठीक है। मतलब चाइल्ड कैटेगरी को एज ए पैरेंट कैटेगरी ट्रीट करेगा और ये सिर्फ पैरेंट कैटेगरी को लाएगा। हाउ टू डिस्प्ले टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स इन मैजेंटो, सबसे ज़्यादा टॉप रेटिंग किसको मिला है वो लाने के लिए आपके पास कोड है। तो हमेशा हमारे पास देखो प्रोडक्ट कलेक्शन आ गया, मतलब हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। देखो और ये तो ज्वाइन वगैरह लगा है, रेटिंग समरी उसके अकॉर्डिंग पूरा लेगा, ठीक है। गेट ऑल आइटम्स इन करंट कार्ट ये कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या देगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे कार्ट में ऐड किए गए हैं 5, 10, 20 जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए हमने काउंट यूज़ कर लिया था। अब यह है कि कस्टमर लॉगिन हो जाता है उसके बाद उसका कंप्लीट डिटेल्स कैसे लिया जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डे ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। देखो कस्टमर का पूरा डिटेल्स आ गया। अब आपको जैसे प्रिंट कराना है करा सकते, ठीक है। अब देखो हाउ टू गेट ऑर्डर्ड आइटम्स एसोसिएटेड विथ ट्रैकिंग नंबर, जब आप पूरा परचेज कर लेते हो पेमेंट गेटवे वगैरह से तो आपके पास एक ट्रैकिंग कोड मिलता है, आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि आपका शिपमेंट कहाँ तक पहुँचा है एग्जैक्टली। तो देखो ट्रैकिंग कोड हमारा देखो ये कस्टमर ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी आते ही हमारे पास शिपमेंट कलेक्शन आ जाएगा कि आपका कलेक्शंस कितने हैं शिपमेंट का। उसके बाद देखो एक एक करके शिपमेंट निकाल रहा है और उसको जिस तरीके से डिस्प्ले करना है, गेट ऑल आइटम्स, उसका नेम पूरा फैच करके बता रहा है कि क्या क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया था उस ट्रैकिंग आईडी पे। लोड प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट, ये फिल्टर की तरह काम करता है। सपोज करो हाँ देखो ये क्या कर रहा है, नेम फिल्टर डाल रहा है। देखो नेम जिस तरीके से अभी सर्च बार में था तो माई प्रोडक्ट नेम, जो भी प्रोडक्ट का नेम डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो कर लेगा फिल्टर, ठीक है। उसी तरीके से प्राइस का फिल्टर बनाने के लिए प्राइस होगा, हमारा कलर का फिल्टर बनाने के लिए यहाँ कलर अलग से सेलेक्ट एट्रीब्यूट करेंगे। तो अब क्या होगा कि वो जो फिल्टर्स था उसके लिए यही कोड मल्टीपल टाइम्स चलेगा डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। हमें देखना पड़ेगा कि यूज़र किस पे क्लिक किया, लेकिन अब डायनेमिक तो नहीं बन सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक बनाने का मतलब ये फिल्टर्स रन टाइम पे एलोकेट होगा। अब यूज़र अगर कलर नहीं बनाया तो कलर नहीं होना चाहिए भाई, प्राइस बनाया तो सिर्फ प्राइस होना चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर बनाना है तो नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर बनेगा, है ना। तो ये वेरिएशंस हमारे पास होगा जिस पे यूज़र जिस लिंक पे क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। क्या खराब क्या करें बताओ, अगर बड़ा करेंगे तो कोड इतना बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर तो समझाने में भी दिक्कत है। थोड़ा बहुत तो दिखता ही है, और फाइल तो हम दे ही देते हैं। लोड प्रोडक्ट बाई SKU, अब क्लाइंट बोलते हैं जैसे प्रोडक्ट का आईडी के अकॉर्डिंग भी आप प्रोडक्ट लोड कर सकते हो। कोई SKU से बोला, SKU तो जानते हो ना, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है। तो देखो
माई प्रोडक्ट SKU, जो भी प्रोडक्ट का SKU है देखो उसको लोड कर देगा। SKU के अकॉर्डिंग ये डायनेमिक हमारा SKU डाला और हमारे पास आ गया उस प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, ये सब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे तो कहीं ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं फिल्टर्स डायनेमिक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लोडिंग ए कैटेगरी बाई एन एट्रीब्यूट, एक कैटेगरी को एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग कैसे लाया जाए। एट्रीब्यूट मतलब कलर एक एट्रीब्यूट हो गया, साइज़ एक एट्रीब्यूट हो गया, जो आपका वहाँ बनाते थे ना इसके अंदर जाके मैनेज एट्रीब्यूट्स के अंदर आप एट्रीब्यूट सेट बनाते थे, ग्रुप बनाते थे जो। तो सेम चीज़ अगर हमारे पास ऑलरेडी बनाया कोई ये है तो आप फिल्टर्स किस पे बना सकते हो, जैसे नेम पे बना लिया, कलर पे बना लिया, साइज़ पे बना लिया, ये सब अलग अलग। हाँ ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकता है। साइज़ आपने एट्रीब्यूट बनाया हुआ थे तो साइज़ के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं प्रोडक्ट, सेम एट्रीब्यूट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग उस साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास प्रोडक्ट फिल्टर होंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो थोड़ा ये कम समझ में आ रहा होगा आप लोगों का, है ना। कोड समझने में दिक्कत है, बाकी कोड देख के दिमाग खराब होता है ना, कोड याद रखना है। तो इसीलिए तो ये सब पूछता है इंटरव्यू में? नहीं फ्रेशर को तो कभी नहीं पूछेगा। कितना एक्सपीरियंस चाहिए सबके? कम से कम साल का भी हो गया तो ये सारी चीज़ें याद रखने मर जाएंगे। देखो तो पहले तो जेंड आना चाहिए, 2-3 साल का, तो 2 मतलब 1 साल से मिनिमम जेंड लग जाता है। ठीक है, अगर पूरा करना होगा तो 2 से 2.5 साल लगता है कमांड करने के जेंड को, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप इसमें देख ही रहे हो कि SQL क्वेरी से कोई मतलब है, कहीं कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और इसमें अगर SQL क्वेरीज लगाना चाहो तो लगने ही नहीं देगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम या कुछ भी ऐसा करोगे तो नहीं लाने देगा प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा मेजेंटो है और डेटाबेस है उसके बीच में जो एक लेयर का काम करता है वो होता है जेंड, मतलब इंटरसेप्टर है एक तरीके से ये सोच लीजिए। कोई भी डेटा अगर इंसर्ट होगा डेटाबेस में तो वो जेंड ही होगा जो करवाएगा, और फैच करोगे तब भी जेंड ही होगा जो करवाएगा, और उसके बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉर्मल प्रोग्राम बनाऊँ और उसको जेंड वाले डेटाबेस से कनेक्ट समझ में आया। कहीं भी आप MySQL i_ कनेक्ट नहीं लिख सकते हो इसमें, कहीं भी नहीं यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और अगर यूज़ किया जैसे हमने उस दिन test.php नाम का फाइल बना के यूज़ कर रहे थे ना, नॉर्मल जब जेंड पढ़ा रहे थे तब, उसमें आप अपना नॉर्मल डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो अपडेट्स होने के बाद डेटाबेस में अपडेट भी होगा लेकिन फ्रंट व्यू में नहीं दिखाने देगा मेजेंटो, क्योंकि मेजेंटो जो है जेंड में जो भी डेटाबेस में अपडेट्स होते हैं या नया डिलीट होता है, किसी भी टाइप का अपडेट, नया प्रोडक्ट आया या कुछ भी चीज़, तो जेंड जो होता है ना एक लॉग फाइल बनाता है, और डेटाबेस से वो इंटरेक्टिविटी करने से पहले वो लॉग फाइल देखता है कि लॉग फाइल में उसका पूरा सिग्नेचर अवेलेबल है कि नहीं। अगर लॉग फाइल में अवेलेबल होता है तब जाकर डेटाबेस से डेटा उठाता है, अगर लॉग फाइल में कुछ भी नहीं रहा तो डेटाबेस वो डेटा भी नहीं उठाएगा। कौन सा डेटाबेस उठाता है? हाँ, कौन सा डेटाबेस उठाता है? कौन सा? अपना खुद का डेटाबेस है? अरे नहीं, उस दिन डेटाबेस नहीं बनाया था क्या इंस्टॉलेशन के समय? नॉर्मल डेटाबेस। हाँ, लेकिन इंटरसेप्टर है ना भाई। अब कोई भी चीज़ अब मेजेंटो में लाने के लिए, मेजेंटो में कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए आप विदाउट अगर जाके मैनुअली जाकर अगर आपने ऐड कर दिया प्रोडक्ट्स को नहीं डिस्प्ले करने देगा, क्योंकि अगर मैनुअली ऐड किया तो उसका सिग्नेचर तो लॉग फाइल मेजेंट के पास है नहीं, तो फ्रंट व्यू में लाने नहीं देगा वो। लॉग फाइल कहाँ पे? इसकी लॉग फाइल नहीं पता, रन टाइम में बनता है, डिलीट हो जाता है। जब क्वेरी चलती है तब उसकी लॉग फाइल बनती है अपने आप और डिलीट हो जाती है, टेम्पररी फाइल्स की तरह होता है इसका लॉग फाइल। लॉग एक्सटेंशन है सर, LOG। हाँ, लॉग एक्सटेंशन है ये। आगे में टिल्ड नाम का टिल्ड दिखेगा और डॉट दिखेगा और लॉग दिखेगा, इस टाइप का फाइल होता है इसका। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे कोर फाइल्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, और ये मेजेंटो जो है eBay का ही प्रोडक्ट है, ये याद रखना। ठीक है, आप जब इसको ग्लोबली लॉन्च करते हो तो आप सोचते हो कि चलो इसका eBay से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल कोडिंग्स होती है कि आप एक प्रोडक्ट भी डालते हो ना तो eBay के पास इंफॉर्मेशन चला जाता है कि ये नया प्रोडक्ट ऐड किया है, समझ आया। तो ये eBay का ही प्रोडक्ट है कंप्लीट मेजेंटो। और कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट की बात करो या किसी की भी बात करो, वो हमेशा कांटेक्ट करेगा या पैसा देकर रखता है eBay को। बिना eBay के कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग आप मेजेंटो में कोई वेबसाइट नहीं चलाओगे, क्योंकि जिस दिन आपका लेवल बढ़ा उस दिन आपको या आपके eBay जो है ना
आपके पूरे वेबसाइट को हम अपने अंडर में ले लेगा, इसलिए उसका जो पेबल टैक्स है उसको देना पड़ता है और वो काफ़ी होता है। नहीं तो आज के डेट में फ्लिपकार्ट नहीं चलता और जबोंग ये सब चीज़ नहीं चलता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़, इवन सोचो कि आप गूगल यूज़ करते हो, गूगल आज ईमेल का फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। आप सोचते हो कि गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है गूगल। ये आपके डेटा को बैकएंड में, आपके ही डेटा को ये मार्केटिंग में यूज़ करता है, आप ही के डेटा को ये सेल करके कमाता है। समझ में आया? न्यूज़ में देखना दूसरे कंट्री का इंसान अभी कोई हैकर था, उसने फाइंड आउट किया कि गूगल इतना क्यों कमाता है। गूगल सिर्फ बोलता है कि हम एडवर्टाइज से कमाते हैं, वो एडवर्टाइज से नहीं कमाता है। एडवर्टाइज से तो जितना कमाता है उससे उसका पूरा इतनी बड़ी कंपनी नहीं स्टैब्लिश हो सकती। तो हम ही लोगों का डेटा यूज़ करता है वो। हम लोग SEO करते हैं, अपने FTP का कंप्लीट डिटेल्स दे देते हैं। कौन सा वेबसाइट है कि बिना FTP का गूगल सर्च इंजन का चल रहा है, कोई वेबसाइट नहीं, और आपके FTP को डायरेक्ट एक्सेस करता है। इमेजेस से लेकर सारा चीज़। अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं देते तो बताओ क्या गूगल में आप अपनी कंपनी का नाम लिखो और इमेजेस पे क्लिक करो, आपको देखो कि आपके FTP में जितने भी इमेजेस होंगे पूरे के पूरे ला लेंगे। तो ये आउटसोर्सिंग करता है आपके प्रोडक्ट का, आपके ही इमेजेस का, और कमाता है, ठीक है। तो गूगल का जो एक तरीके से सोच लो कि जो CEO है ना, वो खुद eBay का एक डिक्टेटरशिप में चलता है। मतलब eBay को बढ़ाने में और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए eBay का वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब सजेशन से वही लेता है। तो आज के डेट में गूगल भी eBay का ही है। ऑल इन वन सोचो तो अब जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का eBay से ही जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो स्नैपडील हो या अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो। ये सारे के सारे eBay के ही प्रोडक्ट हैं। बहुत बड़ा पोर्टल है eBay, ठीक है। सर आपको ये फ्लिपकार्ट का CMS अलग है? हाँ, CMS अलग है। तो भी तो पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस तो कराता होगा ना। पेमेंट गेटवे तो खुद का तो नहीं बनाएगा ना। तो जितने भी पेमेंट गेटवे हैं सारे के सारे पेमेंट गेटवे eBay बनाता है। आप वो ऐसे नहीं बनवाओगे, आप कोई CMS डेवलप करवाया, पेमेंट गेटवे तो रिजल्ट देगा ना eBay को। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपको फाइल दिए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत यूज़ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से कमाते कितना लगा? हाँ, कमाते कितना? कौन ये वेबसाइट वगैरह से कौन वेबसाइट चल रही है उससे कमाते कितने हैं? जैसे फेसबुक वगैरह में लोग कहते हैं कि लाइक, मतलब लाइक पे भी क्लिक करते हो तो उसका भी कुछ % मान जाता है, उसको किस हिसाब से जा रहा होगा?